नमस्ते दोस्तों। जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी, इसी जेन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा कुली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि ये प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गया कि प्रधानमंत्री के घर पर आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट भी आग के लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर चप्पलों से मारा गया है। और इसी सब में अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब उनके घर पर आग लगाई गई तब। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है इन सभी गुस्सों के पीछे, या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों नहीं, इसके पीछे के कारण और भी ज्यादा गहरे हैं। आइए इन सबको समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को एक हामी नेपाल नाम के एनजीओ ने किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइटी घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल थी, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहाँ पर करती है उसे देखकर पूरा देश हैरान हो जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है। प्रोटेस्टर्स पर सीधा लाइव बुलेट्स से कम से कम 19 प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वाले लोगों में एक 12 साल का छोटा बच्चा भी होता है। जाहिर सी बात है, इस तरह की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जैसे ये खबर जनता में फैलती है तो और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। पूरी की पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ जाता है। इस प्रोटेस्ट के होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात की गई है, वो है सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाना। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। असल में दोस्तों, सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने की वजह से ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे के कारण कहीं और ज्यादा गहरे हैं, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस और बढ़ती बेरोजगारी, और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इन सब की आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आए तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश कराने को कहा गया था। नेपाल की सरकार ने कहा था कि ये स्पीच, फेक न्यूज और फ्रॉड को और बाकी टाइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें से सिर्फ एक बड़ा नाम था, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन न कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की अनुमति दे दी थी। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण से 26 सोशल मीडिया ऐप्स को देश से बैन कर दिया गया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें शामिल थे, एक्सेप्ट टिकटॉक। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज दबा सके। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपोकिस और उनके लेविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन और बेरोजगारी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। फरवरी 2024 तक नेपाल में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। पुरा भयो लगभग, अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो, अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और इसी कारण से रसिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन्स भी मारे गए हैं।
ये लोग रसिया इसलिए जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4000 तक कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से भी ज्यादा होता है। अगर नेपाल में पॉलिटिशियंस थोड़ी हमदर्दी दिखाते तो बात इतनी गिरती नहीं। पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल का शो ऑफ कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इन सबको देखा और आवाज उठाने लगे। #NepoKids ट्रेंड करने लगा। बाद में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया तो टिकटॉक को भी ऐसी वीडियोस से फ्लड कर दिया गया नेपाली यूथ के द्वारा। इन वीडियोस में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया आम नेपाली की डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों का और पॉलिटिशियंस के बच्चों के लेविश लाइफ स्टाइल का। तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं तो कभी पुष्प कमल दहाल तो कभी शेर बहादुर देववा। इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियंस के बीच पावर रोटेट होती रहती है। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आउटरीच और बुकिंग्स के लिए सोशल मीडिया पर बहुत डिपेंडेंट है। इस बैन ने इस टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इम्पैक्ट हुई। एक एस्टिमेट के मुताबिक जॉब्स और स्टडीज के लिए 70 लाख से ज्यादा नेपाली बाहर देशों में शिफ्ट हो चुके हैं। फाइनली इन सभी प्रोटेस्ट के बाद जाकर 9 सितंबर 2025 को लगभग 2 बजे दोपहर को केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अभी भी सिचुएशन यह है दोस्तों कि प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुई, सिस्टमैटिक रिफॉर्म की मांग की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ नेशन को एड्रेस किया है, पीस की मांग करी है। नेपाल का देश एक लाइव एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्या होता है जब जनता की आवाज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती है, कि क्या होता है जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी को इग्नोर कर दिया जाता है। दुनिया की सभी सरकारों के लिए ये एक लेसन है कि कभी भी जनता को इस कदर इग्नोर ना करो कि हालात बिगड़ जाए। दोस्तों अगर वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी और वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।